बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप इन्स्टॉल करा व चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। 75 में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री का पद बहाल किया गया। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। महाराष्ट्र तमाम मोहतरम मेहमानों का दिल की गहराइयों से नांदेड़ जिला कलेक्टर साहब की जानिब से और उर्दू घर की सखाफती कमेटी की जानिब से तमाम आने वाले मेहमानान का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल किया जाता है। अभी अभी आली जनाब मोहतरम अशोक राव जी चौहान साहब के हाथों मोहतरम नवाब मलिक साहब की मौजूदगी में आज के इस उर्दू घर नांदेड़ का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। अब मेहमान हजरात, हुकूमत महाराष्ट्र के जिम्मेदारान, उज़रा हजरात, जिनकी मेहनतों और जिनकी कोशिशों से आज ये नांदेड़ में उर्दू घर खड़ा है, वो इसका मुआयना कर रहे हैं और इसके बाद बाज़ाब्ता जलसे की कार्रवाई का आगाज होगा। ने आसाम तथा पंजाब में शांति तथा अमन लाने वाले समझौते किए, जिनका लाभ देशवासियों को आज भी हो रहा है। Don't try to create an impression that army was trying to do something which the government did not agree, which is absolute falsehood. शंकरराव जी को उनकी 75वीं वर्षगांठ तथा अमृत महोत्सव के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी के करकमलों द्वारा सम्मानित किया गया। शंकरराव जी का जीवन सहज और सुगम नहीं रहा है, पर उनकी दिशा सीधी और स्पष्ट रही है और उनकी संसदीय कामकाज पद्धति की संसदीय प्रणाली में जिनको दिलचस्पी लेने हैं, इन सभी ने सीखने लायक है। उनका परिश्रम, उनका प्रयत्न, उनकी प्रामाणिकता, उनकी अध्ययनशीलता, उनकी प्रशासन कुशलता और सबसे बढ़कर उनका बेदाग और निष्कलंक चरित्र। मराठवाड़ा के इस भाग्य विधाता के दिल में हमेशा सामान्य मनुष्य के प्रति सहानुभूति तथा करुणा ही थी और देश निर्माण का उनका कार्य कड़ी निष्ठा के साथ चलता ही रहा। लेकिन इसी दौरान उन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण आघात हुआ। जीवन के हर मोड़ पर साई की तरह साथ देने वाली उनकी पत्नी कुसुमताई का निधन हुआ। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम हजरात, ख़वातीन और हजरात, आज हमारे और आपके दरमियान हुकूमत महाराष्ट्र के वज़ीर मेहनत, वो वज़ीर अक़लियती बहबूद, मोहतरमुल मक़ाम आली जनाब नवाब मलिक साहब मौजूद हैं। स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। साथ ही साथ हमारे क़ायद मोहतरम आली जनाब अशोक राव जी चौहान साहब, वज़ीर सरपरस्त ज़िला नांदेड़, साबिक़ा वज़ीर आला हुकूमत महाराष्ट्र, ये भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आली जनाब मोहतरम आरिफ नसीम खान साहब, साबिक़ा वज़ीर, जिनकी दौरे विजारत में इस उर्दू घर का इफ्तिताह हुआ था, तामीर का, और तमाम जिम्मेदार मेहमानान, तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। अब सबसे पहले मेहमानान का इस्तकबाल होगा।
मैं आली जनाब विपिन इटनकर साहब कलेक्टर जिला नांदेड़ से अदबन गुजारिश करता हूं कि वो सदर जलसा आली जनाब नवाब मलिक साहब वजीर हुकूमत महाराष्ट्र और इस जलसे के सदर आली जनाब नवाब मलिक साहब का इस्तकबाल करें। मोहतरम कलेक्टर साहब सदर जलसा का इस्तकबाल कर रहे हैं। इसके बाद
आहे ते बंद करावं प्लीज, बाहेरचं. माननीय श्री प्रमोद कुमार शेवाळे साहब, अच्छा, माननीय श्री प्रमोद कुमार शेवाळे साहब, इनका स्वागत विजय अवधाने साहब तहसीलदार करेंगे. माननीय डॉक्टर सुनील लहाने साहब, आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका नांदेड, यांचं स्वागत श्री मिटकरी RL सहाय्यक जिल्हा प्रमुख पुरवठा अधिकारी हे करतील. साबिका रियासती वजीर, साबिका MLA हमारे हरदिल अजीज कायद आली जनाब DP सावंत साहब का इस्तकबाल मैं करने के लिए जनाब डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो DP सावंत साहब का इस्तकबाल करें. महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के शोबे अखिलियत के सदर मेरे दोस्त अली जनाब मोहम्मद खान पठान साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं डिप्टी मेयर जनाब मसूद अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूं, मोहम्मद खान पठान साहब का इस्तकबाल करें. इसके बाद इस उर्दू घर के इंतज़ाम और इंसराम के लिए हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से जो सांस्कृतिक समिति, हाँ, पहले इस वार्ड के 3 काउंसलर हजरात, मेरे दोस्त नौजवान साथी शमीम अब्दुल्ला साहब, चांद पाशा कुरैशी साहब और अब्दुल गफ्फार अब्दुल सत्तार साहब, इन तीनों का भी इस्तकबाल किया जाएगा. उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं. इन तीनों की जानिब से आली जनाब दोनों उज़रा साहिबान का पुरतिपाक इस्तकबाल हो रहा है. एक अजीमुशान, एक बहुत भारी भरकम हार के जरिए से आली जनाब नवाब मलिक साहब, आली जनाब अशोक राव जी चौहान साहब और तमाम मेहमानों का इस्तकबाल इस महल्ले के, इस एरिए के तीनों हरदिल अजीज कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला, चांद पाशा कुरैशी और अब्दुल गफ्फार अब्दुल सत्तार कर रहे हैं. स्वागत धन्यवाद सिद्दीकी साहेब. सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी शब्द सुमनाने अंतकरणापासून स्वागत आहे. उपस्थित आपल्या सर्वांचंही या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत आहे. यानंतर लगेचच या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी मी जिल्ह्याचे सन्मान्य जिल्हाधिकारी डॉक्टर विपिन ईटनकर साहेबांना विनंती करतोय की आपण प्रास्ताविकाच्या रूपाने 2 शब्द व्यक्त करावेत. आज के इस उर्दू घर के उद्घाटन के शुभ कार्य के लिए आज मंच पे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष नामदार नवाब मलिक सर, इस जिले के तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चौहान सर, मंच पर उपस्थित माननीय नामदार विश्वजीत कदम सर और मंच पर सभी मान्यवरों का मैं स्वागत करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में अपना समय निकाल के इस शुभ कार्य के लिए आपने अपनी उपस्थिति दर्शाई है. ये जो उर्दू घर है ये 2014 में इसकी प्रशासकीय मान्यता मिली थी. एक मिनट. 2014 में इसकी प्रशासकीय मान्यता मिल गई थी और 2016 में ये काम पूर्णत्व पे आया था. इस उर्दू घर का बेसिक जो कंसेप्ट है, इट इज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, एकेडमिक्स और उर्दू लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए ये उर्दू घर की स्थापना
नांदेड़ जिले में हुई है। इस उर्दू घर में एक ये सेंट्रल हॉल जो वेरियस जो कार्यक्रम मुशायरा, उसके बाद कवि सम्मेलन, कोई बुक पब्लिकेशन, उसके लिए सेंट्रल हॉल बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी लगभग 300-400 की कैपेसिटी है। इसके बाद इसके उर्दू लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए इस बिल्डिंग में 2 लाइब्रेरी, जिसमें फिजिकल बुक्स भी रहेगी और ऑनलाइन भी उसमें एक हमने तरतूब दी है कि उसमें ऑनलाइन लाइब्रेरी भी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें उसके बाद 2 रीडिंग रूम है जिसमें कि बच्चे और जो एडल्ट आके पढ़ाई कर सकते हैं। उसके साथ में जो कोई मान्यवर आते हैं 2 VIP रूम है और एक जो आर्टिस्ट आएंगे उनके लिए ग्रीन रूम है। साइड में ये 2 कॉरिडोर, कोई फंक्शन होता है इसके लिए ये 300 कैपेसिटी की अरेंजमेंट और ऊपर 50 उधर और 50 इस तरह से लगभग 300-400 लोग यहाँ पे बैठ के सांस्कृतिक कार्यक्रम और कोई लेक्चर उसका आनंद यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे सर आज इसका उद्घाटन होने के बाद अगले कुछ 1-2 सालों में ये आज सेक्रेटरी मैडम भी हमारे साथ है, जयश्री मुखर्जी मैडम का भी मैं वेलकम करता हूँ। उनसे भी आज चर्चा हुई है कि कोई एक हमारी विनती है कि कुछ इस बिल्डिंग के लिए कुछ निधि अपूरा पड़ रहा था, उसका निधि हमको मिल गया है सर। और कुछ हमको ऑनलाइन लाइब्रेरी, कुछ और इसके बच्चे थोड़े काम है उसके लिए भी हमने निधि की डिमांड की है, वो भी हमको मिल जाएगा सर। और हमारी सर एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये एकेडमिक और कल्चरल और प्रमोशन ऑफ द लैंग्वेज के लिए है, तो कोई अगर हमको यूनिवर्सिटी के हिसाब से कोई सैटेलाइट यहाँ पे हमको सेंटर मिल जाए ताकि नांदेड़ के बच्चे यहीं पे आके पढ़ के उनको सर्टिफिकेट कोर्स मिल सके, तो इसमें नांदेड़ के बच्चों को बाहर जाके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सैटेलाइट सर्टिफिकेशन कोर्स मिल गया 1 साल 2 साल का, तो बच्चे यहाँ पे पूरी फैसिलिटी यहाँ पे है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, वाईफाई है, लाइब्रेरी फैकल्टी भी अगर हमको मिल जाता है तो सर ये इसका रेगुलर चलते भी रहेगा और इसका मेंटेनेंस भी हमको जो फीस आएगी उससे हम ये इसका आगे इसका चला सकते हैं। इसका पूरा मैनेजमेंट कलेक्टर ऑफिस में डिप्टी कलेक्टर जनरल के अंदर रहेगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आज आप इतना सब समय निकाल के इस उद्घाटन समारंभ के लिए आए कि ये जो जिस चीज़ के लिए नांदेड़ को उर्दू घर दिया है उसी चीज़ के लिए ये आगे फ्यूचर में काम में आएंगे और इस उर्दू घर से फ्यूचर में कोई एकेडमिशियन, कोई उर्दू पोएट बन के जाएंगे सर, ऐसा विश्वास मैं रखता हूँ। और मेरे 2 शब्द मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच सुरू होणाऱ्या उर्दू घराच्या अनुषंगानं आपण सविस्तर माहिती या ठिकाणी दिली। यानंतर या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित श्रीमती जयश्री मुखर्जी मॅडम, अप्पर मुख्य सचिव अल्पसंख्याक विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांना विनंती करतोय की आपण थोडक्यामध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करावं। श्रीमती जयश्री मुखर्जी मॅडम। आपल्या सर्वांच्या नमस्कार। माननीय मंत्री श्री अशोक चव्हाण साहेब, माननीय मंत्री श्री नवाब मलिक साहेब आणि माननीय राज्यमंत्री श्री विश्वजीत कदम साहेब आणि मंचावर बसलेले सर्व माननीय अतिथी आणि इथे जमलेले सर्व अतिथीगण, आजच्या ही जे फंक्शन आहे हे खूप दिवस प्रलंबित होतं, कारण ते बिल्डिंग 3-4 वर्ष आधीच संपले होतं, परंतु इनॉग्रेशनच्या अभावी आपण सुरू करू शकलो नाही। तो मी आय एम ग्रेटफुल मंत्री महोदयांना की आज त्यांनी वेळ निघाला आणि ह्या कार्यक्रमच्या सुंदर अरेंजमेंट्स केले आहे कलेक्टरच्या थ्रू। आमची यही इच्छा आहे की ही जे उर्दू घर आहे ही एक नांदेडच्या लोकांकरिता एक कल्चरल स्पेस म्हणून वापरून जावं। सर्वांच्या कल्चरल स्पेस ही फक्त भाषा, प्रत्येक नागरिक इथे ते पार्टिसिपेट करू शकतात आणि उर्दू सारखी सुंदर भाषा जी आहे सर्वांच्या त्याच्यामध्ये भागीदारी व्हावं ही याची मेन उद्दिष्ट आहे। पर्टिक्युलरली महिलांसाठी आपण, मी कलेक्टर साहेबला बोलले की महिलांसाठी सुद्धा इथे काहीतरी एक फंक्शन्स, काहीतरी डेली बेसिसवर सम अरेंजमेंट्स शुड बी मेड। लायब्ररी होणार आहे, तो लोकल लोकांच्या मी अपेक्षा करतो की त्यांनी लायब्ररीचा पूर्ण म्हणजे फायदा घ्यावा। तो ही प्रथम उर्दू घर आहे राज्यात आणि नांदेडच्या लोकांवर अवलंबून की कशी प्रकारे तुम्ही ह्याची वापर करतात। याच्या धर्तीवर आपण दुसरे ठिकाणी सुद्धा उर्दू घरच्या उभारणा करणार आणि ही एक मला वाटते की पूर्ण देशामध्ये ही पहिला प्रयोग आहे उर्दू घरांची।
सो दॅट वे नांदेडच्या लोकांवर खूप जिम्मेदारी आहे. तुम्ही पुन्हा सर्वांच्या मनोगत प्रकट करतो आणि थँक्यू सो मच. धन्यवाद मॅडम. यानंतर पुढील वक्त्यांना पाचारण करण्यापूर्वी ॲडव्होकेट रेहमान सिद्दीकी साहेब एक कविता या ठिकाणी सादर करतील. मी त्यांना विनंती करतो. प्रोग्राम की कुछ वक्त की कमी की वजह से जो सांस्कृतिक समिति है, सकाफती समिति है, उनके मेम्बरान का इस्तकबाल भी कलेक्टर साहब के हाथों होने वाला था, लेकिन उसे वो किया गया है कि वक्त की कमी की वजह से सिर्फ इस उर्दू घर के इफ्तिताह के ज़िमन में एक ताज़ा 2-3 अशार जो मैंने लिखे हैं वो पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ. मीठी मीठी प्यारी प्यारी सब की है उर्दू ज़बां, मीठी मीठी प्यारी प्यारी सब की है उर्दू ज़बां, उर्दू घर नांदेड़ का उससे मोहब्बत का निशान, उर्दू घर नांदेड़ का उससे मोहब्बत का निशान. धूप से हालात की थककर जो आएंगे यहाँ, धूप से हालात की थककर जो आएंगे यहाँ, उनके हक में ये रहेगा ठंडा ठंडा साहिबां. आइए मिलकर करेंगे सब यही अज़्मे जवां, आइए मिलकर करेंगे सब यही अज़्मे जवां, खिदमते उर्दू के जरिए खिदमते हिंदुस्तान, खिदमते उर्दू के जरिए खिदमते हिंदुस्तान. इल्म का तहजीब का मरकज बना है शहर में, इल्म का तहजीब का मरकज बना है शहर में, ज़हन सेक्युलर का नक्शा इससे होता है अयां, ज़हन सेक्युलर का नक्शा इससे होता है अयां. मेरे कायद जब रियासत के रहे आला वजीर, मेरे कायद अपने कायद सबके कायद जब रहे इस रियासत के आला वजीर, उनकी उर्दू दोस्ती का है समरिए गुलसितां. मशवरा है सब दिलों में हो यही ताज़ा ख्याल, मशवरा है सब दिलों में हो यही ताज़ा ख्याल, खैर की खातिर जो मेहनत हो ना जाए रायगां. इसका मकसद, इस उर्दू घर का मकसद बंदे रहमान ने समझा है ये, इसका मकसद बंदे रहमान अब्दुर्रहमान, इसका मकसद बंदे रहमान ने समझा है ये, हिंदू मुस्लिम एकता का ये मिसाली तर्जुमा, हिंदू मुस्लिम एकता का ये मिसाली तर्जुमा. धन्यवाद. यानंतर ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री माननीय नसीम खान साहेबांना विनंती करतो की या प्रसंगाच्या औचित्याने आपल्या भावना थोडक्यात व्यक्त कराव्या. माजी मंत्री माननीय नसीम खान साहेब. या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय अशोक चव्हाण जी, अल्पसंख्यक विकास विभागाचे मंत्री श्री नवाब मलिक जी, राज्य मंत्री युवा तड़पदार श्री विश्वजीत कदम जी, आमदार अमर राजूरकर जी, आमदार जवलगावकर जी, आमदार हरबड़े जी, माजी मंत्री डीपी सावंत, महापौर थेवनकर ताई, जिला परिषद अध्यक्षा आंबुलकर ताई, जिलाधिकारी सम्माननीय जिलाधिकारी सीओ, माजी महापौर सत्सक भाई, शमीम अब्दुल्ला, मुंतजीम, एडवोकेट सिद्दीकी साहेब आणि सर्व मंचावर उपस्थित आणि या अल्पसंख्यक विकास विभागाच्या सचिव महोदया, प्रधान सचिव महोदया आणि सर्व पदाधिकारी, सर्व अधिकारीगण, आज
सबसे ज्यादा खुशी मुझे है कि आज जो उर्दू घर की बुनियाद 2014 में हम लोगों ने डाली थी, उसका उद्घाटन आज हुआ है। अशोक राव जी, देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत पुराना ही कहावत है। भले देर हुई, लेकिन जो एक मराठवाड़े के लोगों का एक ख्वाब था, उर्दू जबान से प्यार करने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो मांग थी कि उर्दू तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए नांदेड़ जैसे शहर में, जहां हमारे सिख भाई भारी तादाद में रहते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, हमारे माइनॉरिटी की अकलियत के लोग भारी तादाद में रहते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, और भी दूसरे लोग, सबकी बहुत पुरानी मांग थी। और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहता हूं अशोक राव चौहान जी को। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को भरपूर ताउन और भरपूर मदद करने का फैसला किया। और उस समय मुझे याद है कि जब मैं माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर था, उन्होंने मुझे कहा कि नसीम भाई, पूरे महाराष्ट्र में अकलियत की फलाह बहबूद के लिए, माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीमें शुरू करो, ताकि महाराष्ट्र की अकलियत को मुख्य धारा में लाया जा सके, उनको भी बराबर का मान और सम्मान और दर्जा दिया जा सके, उनको भी सारी सहूलत से आरास्ता किया जा सके। और हमें खुशी है कि उस समय अल्पसंख्यक विकास विभाग ने, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने जो योजनाएं शुरू की, उसमें से बहुत सारी योजनाओं का फायदा नांदेड़ के रहने वाले लोगों को मिला है। ये आज अजीमुशान उर्दू घर, इसका नाम सुनने में आता है उर्दू घर, तो सुनने वालों को ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा घर होगा, लेकिन यहां आने के बाद लोग देखेंगे, समझेंगे कि इसमें ऑडिटोरियम भी है, यहां पर वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी भी है, यहां पर बच्चों के लिए क्लासरूम भी है, स्टडी सेंटर है, और सभी सहूलत से आरास्ता एक उर्दू घर की जो एक ख्वाब लोगों का हुआ करता था, उस तरह का पूरा करने का काम किया गया। पिछले 5 साल 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम लोगों ने बार बार असेंबली में डिमांड किया, अशोक चौहान जी ने बार बार उस समय के मुख्यमंत्री से बात की कि उर्दू घर बनके तैयार हो गया है, इसको पूरी जो सहूलत देनी है देकर इसका इफ्तिताह किया जाए, इसका इनॉग्रेशन किया जाए, ताकि इसका फायदा यहां के रहने वाले लोगों को मिले। लेकिन वो सरकार, जिस सरकार उर्दू मुखालिफ सोच पे बनी हो, और ये सोच पे बनी हो कि उर्दू तो एक तबके की जबान है, एक कौम की जबान है, ये मैं लोगों को ये पता होना चाहिए कि उर्दू जबान कोई मुसलमानों की जबान नहीं है। उर्दू जबान हिंदुस्तान की बहुत पुरानी जबान है, सैकड़ों साल पुरानी जबान है। पंजाब में आप चले जाइए, पंजाब में आज भी लोग उर्दू में लिखते हैं, पढ़ते हैं, उर्दू के अखबार चलते हैं। हमारे सिख भाई यहां पे बैठे हुए हैं, इनको पता होगा कि आज भी पंजाब के अंदर उर्दू में सारा कामकाज वहां पर होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिरका परस्ती और तंग नजरी की बुनियाद पर पिछले 4-5 साल तक ये इसी तरह से रहा। और उस समय हम लोगों ने जब फैसला किया था कि महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में उर्दू घर बनाया जाए, क्योंकि इस महाराष्ट्र की धरती पर, महाराष्ट्र की सरजमी पर, खास करके नांदेड़ के सुपुत्र रहे स्वर्गीय डॉक्टर शंकरराव चौहान जी, जिन्होंने उर्दू में तालीम ली, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने हायर एजुकेशन किया, और जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो महाराष्ट्र में उर्दू जबान को फरोग देने के लिए उर्दू अकादमी की बुनियाद उन्होंने महाराष्ट्र में डाली। महाराष्ट्र की उर्दू एकेडमी डॉक्टर शंकरराव चौहान साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया गया। तो उसकी शुरुआत यहां से की गई है। आज बहुत सारी वेलफेयर स्कीमें अकलियत के लिए शुरू है। नवाब मलिक साहब उसके वजीर हैं, सत्यजीत हमारे
विश्वजीत कदम जी इसके राज्य मंत्री हैं। ये दोनों मिनिस्टर मिलकर आने वाले दिनों में, अशोक राव जी बात कर रहे थे कि डिपार्टमेंट को और ताकत देनी चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए और महाराष्ट्र की अकलियत के वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कीम और ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार और मलिक नवाब साहब और विश्वजीत कदम ये दोनों मिलकर इस डिपार्टमेंट के जरिए महाराष्ट्र की अकलियत का चेहरा मोहरा बदलने का काम करेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं आज के इस मौके पर एक बात और करना चाहता हूं। इशू बहुत सारे हैं, लेकिन पिछले दिनों आप सब ने देखा कि हमारे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जिसने रोशन किया, दिलीप कुमार साहब, जो हमारे मुल्क के सबसे बड़े कलाकार रहे, दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हुआ। अशोक चौहान जी, मैं चाहता हूं, नवाब मलिक साहब, मैं चाहता हूं कि इस उर्दू घर का नाम दिलीप कुमार उर्दू घर के नाम से दिया जाए, यूसुफ खान साहब के नाम से इस उर्दू घर का नामकरण किया जाए, ताकि उनका नाम और उनके काम नांदेड़ के लोगों के साथ साथ मराठवाड़ा के लोग और पूरे महाराष्ट्र के लोग याद रखें, आने वाले दिनों में नस्लें याद रखें। और दिलीप साहब ने महाराष्ट्र के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ काम किया है। उनके नाम को जिंदा रखने के लिए हमें इस उर्दू घर का नाम दिलीप कुमार साहब के नाम से करना चाहिए, ये मैं करना चाहता हूं। दिलीप कुमार साहब को और डॉक्टर शंकर राव चौहान साहब की आज 101वीं जयंती भी है। मैं दोनों को खराज अकीदत पेश करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोहतरम आरिफ नसीम खान साहब के बाद जिनके हल्का असेंबली में ये उर्दू घर बना है, हमारे हरदिल अजीज एमएलए आली जनाब मोहन राव जी हम्बरडे साहब से गुजारिश करता हूं कि वो चंद लफ्जों में अपने ख्यालात का इजहार करें। आली जनाब मोहन राव जी हम्बरडे साहब। आज नांदेड दक्षिण मतदारसंघातील उर्दू घर उद्घाटनाचे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री आदरणीय नवाब मलिक साहब, महाराष्ट्राचे नेते जिल्ह्याचे बांधकाम मंत्री, नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब, तसेच महाराष्ट्राचे राज्यमंत्री कदम साहेब, तसेच महाराष्ट्राचे नेते नसीम खान, महापौर यवनकरताई, उपमहापौर मसूद खान, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष मंगराणीताई, तसेच महाराष्ट्राचे प्रसिद्ध अमरभाऊ राजूरकर, हातगावचे आमदार माधवराव पाटील जळगावकर, तसेच आपल्या नांदेड जिल्ह्याचे कलेक्टर इटनकर साहेब, SP शेवाळे साहेब, जिल्हा परिषद CO ठाकूरताई, सर्व नगरसेवक, सभापती, समोर बसलेले सर्व काँग्रेसचे कार्यकर्ते, पत्रकार बंधू, आज कैलासवाजी शंकररावजी चव्हाण साहेब, आज त्यांची जयंती, आणि ती जयंती असून आज एक भाग्याचा, त्यांच्या जयंतीनिमित्त आज एक भाग्याचा दिवस आज आपल्याला इथं दक्षिण मतदारसंघातील जनतेला मिळाला आहे। आज हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठं प्रथम माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेबांच्या मुख्यमंत्री असताना गफार सत्तारबाई महापौर असताना हे मंजूर झालं आणि हे कंप्लीट झालं आहे। पण 2016 मध्ये हे उर्दूघर सर्व काम पूर्ण झालं। पण एक भाग्याचा दिवस, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहेब आणि मी या भागाचा स्थानिक आमदार असल्यामुळं आज उर्दूघराचं उद्घाटन झालं। हे आमच्या भाग्यात होतं। 2016ला कंप्लीट झालं। 5 वर्ष भाजप सरकार हे काही करू शकलं नाही। साधं कंप्लीट झालेलं उर्दूघर उद्घाटन सुद्धा करू शकलं नाही। त्याच प्रकारचं आज मी नवाब मलिक साहेबाला सांगू शकतो, इथं नांदेड जिल्ह्यात नांदेडमध्ये सगळे काँग्रेसचे नगरसेवक आहेत। सगळे नांदेडमध्ये काँग्रेसचे नगरसेवक आहेत।
पूर्ण काँग्रेस सेवक असताना गेल्या मागल्या 3-4 वर्षापासून नांदेडमध्ये कसल्याही प्रकारचा विकास झाला नाही. पण इथं महाविकास आघाडीचं सरकार झालं. महाविकास आघाडीचं सरकार असून आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून आता विकासाचा निधी सुरू झाला. नारळ फुटायला मोठमोठे उद्घाटन झाले. ते ज्या प्रकारचं उर्दूघर इथं मोठं महाराष्ट्रात प्रथम झालं, त्याच प्रकारचं माझ्या मतदारसंघात डॉक्टर कैलासवासी डॉक्टर शंकरराव चव्हाण साहेब एक मॉडेल दवाखाना म्हणून खोलला आणि त्या दवाखान्याच्या माध्यमातून आज हजारो लोकांची जीव वाचल्या गेला करोनाच्या लाटेमध्ये. एवढं मोठं आज आपल्या चव्हाण साहेबांनी काम केलं. साहेब, आज या मतदारसंघातला विकास करताना तुम्ही आपल्या नांदेड जिल्ह्यात नांदेड महानगरपालिकेने मोठमोठे मेन रोड घेतल्या गेलेले आहेत. पण आता इथं वस्ती 2010 मध्ये नवीन वस्ती झालेली आहे. तिथं लेआउट मंजूर नाही, पण तिथं छोटी छोटी पब्लिक लोक बसलेले आहेत. पण त्याच्याकडे तुमचं लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे. 2016 तुम्ही आलं तेव्हापासून नांदेडमध्ये कुठलाही विकास झाला नाही. तुमच्याशिवाय या ठिकाणी विकास हा करू शकत नाही, हे सगळ्या नांदेड जनतेला कळायला आहे. त्याकरता नवीन लेआउट झालेले तर तिथं रोड नाही, सँक्शन नाही, नाली नाही. याच्याकडे तुम्हाला मोठं देण्याचं महत्त्वाचं लक्ष आहे. आणि तुम्ही लक्ष दिलं तर नांदेड जिल्ह्याचा विकास या ठिकाणी होऊ शकतो. या ठिकाणी मी तुम्हाला एक विश्वासाने सांगू शकतो. प्रथमच आज ह्या नगरीमध्ये समोर आपल्या उर्दू घराच्या समोर एक 20-25 एकर जमीन आहे. ती जमीन सध्या पडीत आहे. तिथं लोक धिंगाणा सगळं घाण केलेलं असतं. पण ही वस्ती जमीन ही भरवस्तीत असल्यामुळं इथं माझ्या भागात नाही का एक पोलीस स्टेशनला महत्त्वाची जागा आहे. पोलीस स्टेशनला या भागातले पोलीस स्टेशनचे सगळे ग्रामीणमध्ये जातात. केस करायच्या आधी ग्रामीणचा पोलीस इकडे असतं. इथं मला एक नवीन पोलीस स्टेशन मंजूर करून द्यावं. त्याच प्रकारचं एक 33 केवी केंद्राची गरज आहे. लाईटचा फार मोठा प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे त्याच्याकरता लाईट करता एक जागा कंप्लीट देणं एक महत्त्वाची या ठिकाणी मी सांगू शकतो. आणि नवाब मलिक साहेबांना एक सांगू शकतो, अल्पसंख्याक मंत्री होतं. माझ्या मतदारसंघात टोटल खबरस्तान 34 खबरस्तान होतं, पण ते भर वस्तीमध्ये होतं. पण तिथं ज्या प्रकारचा विकास व्हायचा झाला त्या विकास झाला नाही. त्याच्याकडे लोकांनी लक्ष दिलं नाही. त्याकरता तुम्हाला एवढीच विनंती करतो, मी तुम्हाला याच्या अगोदर माझ्या मतदारसंघातली जितके खबरस्तान होतं त्यांना मला काय काय पाहिजे तसं मी तुमच्याकडे पत्र दिलेले. तुम्ही म्हणला मी द्यायला तयार हो. पण सध्या नाही का कोरोनामुळं माझ्याकडे निधी उपलब्ध नाही. तुम्ही सगळ्यांनी निधी मागावा, मी देऊन टाकतो असं अजितदादाकडे तुम्ही मला तसं त्या प्रकारची आपली बैठक बी झाली. पण जास्तीत जास्त हे सगळे खबरस्तान वस्तीमध्ये असल्यामुळं त्याला कंपाऊंड वॉल नाही, रोड नाही, हे सगळं आम्हाला निधी उपलब्ध करून द्यावा या ठिकाणी सांगतो. आणि सगळ्याला माझ्याकडून व माझ्या दक्षिण मतदारसंघातून सगळ्या मंत्री महोदयाचे सगळ्याचे मी आभार मानतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद हंबर्डे साहेब. आपण या ठिकाणी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आणि आदरणीय चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड कसं समृद्धीकडे चाललं हेही सांगितलं. काही मागण्याही या ठिकाणी मांडल्यात. नक्कीच त्या पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आहे. यानंतर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील लोकप्रिय युवा मंत्री माननीय नामदार डॉक्टर विश्वजित पतंगरावजी कदम साहेब, राज्यमंत्री सहकार, कृषी, सामाजिक न्याय आणि अल्पसंख्याक विकास यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात. देशाचे ज्येष्ठ नेते, देशाचे माजी गृहमंत्री, आपल्या सर्वांचेच एक आदर्श व्यक्तिमत्व, ज्यांनी या महाराष्ट्राला एक मुख्यमंत्री म्हणून पाणी देण्याचं मोठं काम केलं, असे आदरणीय स्वर्गीय शंकररावजी चव्हाण साहेबांच्या 151व्या जयंतीच्या दिनानिमित्ताने आज महाराष्ट्रातील मायनॉरिटी विभागाच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या एक अत्यंत स्तुत्य कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे राज्याचे ज्येष्ठ नेते, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माझे नेते, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब, या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असणारे महाराष्ट्राच्या मायनॉरिटी समाजातील आमच्या बांधवांचे प्रश्न अत्यंत तळमळीने सातत्याने सोडवणारे आदरणीय नामदार नवाबजी मलिक साहेब, आणि गेल्या 15-20 वर्षांहून अधिक काळ ज्यांनी महाराष्ट्रातल्या मुस्लिम समाजातील आमच्या बांधवांना एक आवाज देण्याचं काम केलं. आणि
99 ते 2014च्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये ज्यांनी मंत्री म्हणून काम करत असताना अनेक महत्त्वपूर्ण खाती सांभाळली, मायनॉरिटी विभाग काही काळ सांभाळला आणि खऱ्या अर्थाने त्यांनी जो विचार मांडला, ज्या विचाराचं प्रत्यक्ष आज आपण या ठिकाणी पाहतोय, ते आदरणीय माजी मंत्री नसीम खान साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असणारे आदरणीय राजीव खांडेकरजी, आदरणीय मधुकर भावे साहेब, उपस्थित या विभागाचे लोकप्रिय आमदार, विधिमंडळाचे आमचे ज्येष्ठ सहकारी आदरणीय अंबर्डे साहेब, माजी मंत्री आदरणीय डी.पी. सावंतजी, नांदेड जिल्ह्याचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय अमरनाथजी राजूरकर, उपस्थित मायनॉरिटी विभागाच्या सचिव आदरणीय मुखर्जी मॅडम, या जिल्ह्याचे कार्यक्षम जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, आपल्या नांदेड शहराच्या महापौर, उपस्थित सर्व आजी माजी आमदार, या कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित असणारे सर्वच आमच्या मायनॉरिटी समाजातील माता भगिनी, सर्व आमचे तरुण सहकारी आणि उपस्थित बंधू भगिनी, प्रथमतः मी आदरणीय शंकररावजी चव्हाण साहेबांच्या या जयंतीच्या दिनानिमित्त आज त्यांच्या पवित्र स्मृतीस नम्रपणे अभिवादन व्यक्त करतो आणि त्यांनी जो विकासाचा पाया या नांदेड जिल्ह्यामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये रचलेला आहे, तो पायावर आज मंगल कलश उभा करण्याचं काम जे आदरणीय अशोकराव चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून होतंय आणि त्याचं छोटंसं रूप म्हणजे या नांदेड शहरामध्ये जे मायनॉरिटी विभागाच्या अंतर्गत जे उर्दू घर या ठिकाणी आज उभं करण्यात येतं, त्याबद्दल मी या परिसरातील सर्वच कार्यकर्त्यांचं आणि आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण साहेबांचा मनापासून आभार मानतो. मायनॉरिटी विभागाचे माझे कॅबिनेट मंत्री आदरणीय नवाब मलिक साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमचा प्रोटोकॉल असा आहे की राज्याचे त्या खात्याचे कॅबिनेट मंत्री असताना फार मी काही बोलणं उचित होणार नाही आणि माझ्या दृष्टीने आज शंकरराव चव्हाण साहेबांच्या जन्मदिनी हा कार्यक्रम होतो, हे खरोखरच एक कौतुकाचा विषय. कारण आदरणीय शंकरराव चव्हाण साहेबांनी या जिल्ह्यातून आमदारकी भूषवली. 1960 सालापासून ते महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात एक सदस्य म्हणून काम करत होते. राज्याच्या अनेक महत्त्वपूर्ण खात्यांची मंत्रिमंडळाची जबाबदारी त्यांनी पाहिली आणि त्यांचं व्यक्तिमत्व आणि कर्तृत्व पाहून या देशामध्ये संरक्षण मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी सुद्धा त्यांच्या या ठिकाणी माध्यमातून या नांदेडकरांना पाहायला मिळाली. परंतु खऱ्या अर्थाने शंकरराव चव्हाण साहेबांची जी आठवण महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सातत्याने जी केली जाते ती केली जाते. त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये जे मुख्यमंत्री या भूमिकेतून जी धरणं उभी केली आणि त्या धरणांच्या माध्यमातून जो मराठवाड्यातला आणि परिसरातला जो काही शेतीच्या पाण्याचा, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवला, त्यासाठी आदरणीय स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण साहेबांची आठवण केली जाते. आदरणीय चव्हाण साहेबांच्याच विचारांचा वारसा घेऊन अशोकराव चव्हाण साहेब गेले 30 वर्ष महाराष्ट्रात नांदेडकरांचा आशीर्वाद घेऊन सातत्याने कार्यरत आहे. सुरुवातीचा काळ लोकसभेचे खासदार म्हणून आणि नंतर आमदार आणि राज्याचे अत्यंत कार्यक्षम मंत्री म्हणून गेले 20 वर्ष त्यांची कारकीर्द संपूर्ण महाराष्ट्राने या ठिकाणी जवळून पाहिलेली. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून अशोकराव चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून जे नांदेड शहराला आणि जिल्ह्याला जे विकासाचे दिवस पाहायला मिळाले, ते महाराष्ट्रामध्ये एक आदर्श ठरलेले. स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण साहेबांचं सुद्धा व्यक्तिमत्व असं होतं की सर्व जाती धर्मातील लोकांना ते सोबत घेऊन चालायचे आणि आज अशोकराव चव्हाण साहेबांच्या मनातली सुद्धा ती तळमळ आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळते. जेव्हा नांदेड शहरातले, जिल्ह्यातले हिंदू आपल्या धर्मातली मंडळी असो, शीख धर्मातले असो की आपल्या मायनॉरिटी धर्मातली आपली सगळी कार्यकर्ते भावंड असो, या सगळ्या लोकांचे जे काही प्रश्न असतील
ते प्रश्न सोडवण्याची ताकदीने आणि हिमतीनं प्रयत्न हा अशोकराव चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडनं होत असतो. आदरणीय नसीम खान साहेबांनी उल्लेख केला की उर्दू घर व्हावं आणि मायनॉरिटी समाजातील आमच्या बांधवांना कुठेतरी त्यांच्या सांस्कृतिक कलेला कुठेतरी प्रोत्साहन मिळावं, ही कल्पना मुळातच नसीम खान साहेब आणि त्या काळातील असणाऱ्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सर्व नेत्यांची होती. गेल्या 5 वर्षामध्ये दुर्दैवाने एका वेगळ्या विचाराचा सत्ता असल्यामुळे म्हणावं तसा बळ आपल्या मायनॉरिटीच्या समाजातल्या बांधवांसाठी मिळाला नाही. परंतु महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार गेल्या काही दिवसांपासून सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने अशोकराव चव्हाण साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किंवा अजितदादा असतील या सगळ्या मंडळींच्या मार्गदर्शनाखाली आज मायनॉरिटी विभागाला एक चांगली या ठिकाणी ताकद देण्याचं काम आम्ही सगळेजण पाहतोय. आदरणीय नवाब मलिक साहेब सुद्धा गेल्या 1.5 वर्षात करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुद्धा मायनॉरिटी समाजाची योजना आणि मायनॉरिटी समाजातील आमच्या बांधवांना कशी अधिक या ठिकाणी बळ मिळेल ह्याच्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात. गेले 1.5 वर्ष 2 वर्षांपासून करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांचं फार मोठं नुकसान झालं. कुणाचं शेतीचं झालं, कुणाचं उद्योगधंद्याचं झालं, अर्थव्यवस्था कमी झाली आणि आपल्याला कोरोनाच्या उपचारासाठी सुद्धा अनेक कुटुंबांना हॉस्पिटलचे मोठमोठे बिलं सुद्धा या ठिकाणी भरावी लागली. परंतु मला खरोखरच कौतुक करावं लागेल आदरणीय अशोकराव चव्हाण साहेब, मी तुमच्यासमोर हे बोलू इच्छितो की आपला तर मोठा एक व्यक्तिमत्वाचा आधार नांदेडकरांना मिळालाच, कारण तुम्ही स्वतः आरोग्य सेवेबाबतीत जातीने लक्ष घालत होता. पण खरं कौतुक मला करायचं आहे आदरणीय हंबर्डे साहेबांचं की एखादा पेशंट दाखल झाला की त्या पेशंटच्या अडचणी जाणून घेण्याकरता दिवस रात्र आमदार हंबर्डे या ठिकाणी फिरत होते, अशी सुद्धा माहिती या ठिकाणी मला मिळाली. आणि अशा या आपल्या मतदारसंघाच्या एका कार्यकर्त्याच्या मतदारसंघात आपल्या मायनॉरिटी समाजातल्या बांधवांसाठी इथे आपण हे उर्दू घर उभं केलं. आदरणीय नसीम खान साहेबांनी सांगितलं की नुकतेच देशाचे नव्हे जग प्रसिद्ध असणारे मी म्हणेल एक अभिनेते दिलीप कुमारजी यांचं दुःखद निधन झालं. आणि खरं असे किती लोक आहेत जे गायक आहेत, जे कलावादक आहेत, ज्यांनी चित्रपट सृष्टीमध्ये काम केलेलं आहे आणि ज्यांची कारिगिरी आहे. मुस्लिम समाजाच्या माझ्या बांधवांना कधी कधी मला असं वाटतं की त्यांच्या आतलं असणारी कला खरं त्यांनी बाहेर काढायला थोडासा पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण आपल्यासमोर असे अनेक आदर्श आहेत, अनेक प्रेरणा आहेत वेगवेगळ्या क्षेत्रातले, ज्यांचा अभिमान संपूर्ण भारताला आणि समाजाला आणि देशाला वाटतो की ज्यांनी भारत देशाचं नाव जागतिक पातळीवर या ठिकाणी नेण्याचं काम आपल्या केवळ कलागुणांनी केलेलं आहे. आणि म्हणून माझ्या नांदेडमधल्या मायनॉरिटी समाजातील सगळ्या बांधवांना मी विनंती करतो, आवाहन करू इच्छितो की एवढी मोठी वास्तू आदरणीय अशोकराव चव्हाण साहेबांनी या ठिकाणी उभी केलेली आहे. एका चांगल्या भावनेतून केवळ आपल्या समाजातील बांधवांसाठी ती उभी केलेली आहे. ही वास्तू वाया जातात. ह्यामध्ये आपल्या घरातली कुटुंबातली जी काय नवीन पिढी आहे ज्यांच्यामध्ये खरोखरच चांगले कलागुण असतील त्या नवीन पिढीला त्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर कलागुणांना या ठिकाणी प्रोत्साहन देण्याकरता ह्या वास्तूचा जास्तीत जास्त वापर करावा. आणि उद्या ह्याच नांदेडच्या मातीतनं एखादा दिलीप कुमार, एखादा जावेद अख्तर किंवा एखादा शाहरुख खान झालेलं सुद्धा आम्हाला मनापासून बरं वाटेल, हेही तुम्हाला ना सांगायला कधी म्हणायचं. आणि म्हणून त्याच्यासाठी तुम्ही सगळ्या मंडळींनी ज्या हेतूने मायनॉरिटी विभागाने आज ही वास्तू मोठी उभी केलेली, आज मी बघतोय की आल्यापासून कलेक्टर साहेब सुद्धा आम्हाला फार उत्सुकतेने ही सगळी इमारत दाखवत होती, लायब्ररी दाखवली, फर्निचर दाखवलं, त्यांनी या ठिकाणी ज्या खोल्या केल्या ते दाखवलं. अशोकराव चव्हाण साहेबांची खासियत आहे की नांदेडकरांना अधिक माहिती आहे, पण मी सुद्धा जेव्हा युथ काँग्रेसचा अध्यक्ष होतो त्यावेळेस अनेक गोष्टी त्यांच्याकडनं शिकलो. एखादी गोष्ट नांदेड शहरात आणि जिल्ह्यात करायची असेल तर फार बारीक ते लक्ष देतात. या हॉलमध्ये मी आलो, मी पाहिलं जवळजवळ 40-50 फॅन आहेत, तरी म्हणलं थंड हवा चालू आहे, मग मी AC मोजत बसलो आणि जवळजवळ 21 AC आहेत. हे 21 AC या हॉलमध्ये असावेत, हा हॉलला रंग कसा असावा, हे आर्किटेक्चर डिझाईन कसं असावं, हे सुद्धा अशोकराव चव्हाण साहेबांनी जातीने प्रेमाने लक्ष घालून केलं असेल यात मला शंका नाही. एवढं बारीक लक्ष घालतात की आपल्या नांदेड शहरामध्ये किंवा आपल्या जिल्ह्यामध्ये एखादी वास्तू एखाद्या समाजाच्या हितासाठी होत असेल तर त्याचा आदर्श हा महाराष्ट्राने घ्यावा, असं एवढं बारीक लक्ष असतं. आंबेरडे साहेबांनी सुद्धा उल्लेख केला की त्या आपल्याच मतदारसंघामध्ये गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजची इमारत या ठिकाणी उभी राहिली. आणि ते गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजची, हॉस्पिटल किंवा कॉलेजची जर इमारत पाहिली तर मला असं कळलं
की महाराष्ट्रातल्या आणि देशातले अनेक दिग्गज नेत्यांनी नांदेडचं मॉडेल स्वीकारून आपापल्या जिल्ह्यात या ठिकाणी असं मेडिकल कॉलेज उभं केलं, हे खरोखरच एक कौतुकाची आणि विशेष बाब आहे. मी आपण सगळे या ठिकाणी आलं, मी हिंदीमध्ये बोलू शकतो पण भाषण करता येत नाही माझं, म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी या ठिकाणी आज माझे 2 शब्द ऐकण्याची भूमिका, कारण आता हिंदीमधली बॅटिंग नवाब मलिक साहेब आणि नसीम खान साहेब अधिक चांगलं करू शकतात. मैं बोल सकता हूँ लेकिन भाषण नहीं कर सकता. कई बार मैंने कोशिश की लेकिन जम नहीं पाया. अभी कई नांदेड़ में आके रहना पड़ेगा. अशोक चौहान साहब आपके साथ 10, 12, 15 दिन, वैसे काफ़ी चीज़ें आप ही से मैंने सीखा हूँ. जैसे आपने कहा कि या जो मायन्यूट डिटेल और नियोजन आणि पक्ष आणि जिल्हा मजबूत कसा करायचा हे त्यांच्याकडनं मला एक शिकवण मिळाली. म्हणून महाराष्ट्रामध्ये माझी युथ काँग्रेसची कार्यकीर्द त्यांच्या आशीर्वादामुळे, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वी झाली. मायनॉरिटी विभाग आणि आम्ही सगळेजण निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या आमच्या मुस्लिम बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. ह्या मायनॉरिटी विभागाकडे महाराष्ट्रातला कुठलाही गोरगरीब मुस्लिम समाजाचा आमचा बांधव जर या ठिकाणी मदतीसाठी आला तर आदरणीय नवाब मलिक साहेब आणि विश्वजित कदमांकडनं तो रिकाम्या हाताने जाणार नाही, हा विश्वास आपल्याला देतो आणि इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई. महाराष्ट्र में उर्दू घर 5 और नांदेड़ का पहला उर्दू घर, इसके जनक जिनकी कोशिशों से ये सब हुआ, हमारे हरदिल अजीज कायद आली जनाब अशोक राव जी चौहान साहब को मैं दावत दे रहा हूँ. गुजारिश है कि पुरजोश तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए. उर्दू घर के आज उद्घाटन पर प्रोग्राम में यहाँ मौजूद महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री हमारे साथी नवाब मलिक भाई, इस डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री विश्वजीत कदम जी, हमारे साबिका वज़ीर, उर्दू होने के नाते आज थोड़ा बहुत मैं भी कोशिश करता हूँ, साबिका वज़ीर नसीम खान जी, जिन्होंने इसकी नींव रखी, कोनशिला रखी इस बिल्डिंग की 2014 में. मैं समझता हूँ जब अज़हरुद्दीन जी यहाँ पर आए थे, मैं था और नसीम भाई थे. अमरनाथ राजूरकर, हमारे MLA हम्बरडे जी, DP सावंत जी, माधवराव जवळगावकर जी, हमारी मेयर मोहिनी येवनकर, जिला परिषद की अध्यक्षा अमूल्यकर ताई, श्रीमती जयश्री मुखर्जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अल्पसंख्यक विभाग डॉक्टर विपिन इटनकर, कलेक्टर नांदेड़ वर्षाताई ठाकुर, CO जिला परिषद डॉक्टर सुनील लहाने, कमिश्नर महानगर पालिका श्री प्रमोद शेवाड़े, DSP नांदेड़, हमारे मसूद खान डिप्टी मेयर, वीरेंद्र सिंह गाड़ीवाले, पार्टी लीडर महापालिका के साबिका मेयर अब्दुल सत्तार भाई, एडवोकेट मोहम्मद खान पठान, शमीम अब्दुल्ला जी नगर सेवक, चांद पाशा कुरैशी जी नगर सेवक, अब्दुल गफ्फार भाई नगर सेवक, रहमान सिद्दीकी जी, मुंतिजुद्दीन, आनंद चौहान, सतीश देशमुख, किशोर स्वामी, लियाकत अंसारी, अब्दुल फ़हीम, सलाम भाई चावलवाला, मंच पे बैठे हुए तमाम मेरे साथी, यहाँ पर इस प्रोग्राम में शरीक हुए हमारे सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, माता और बहनों, अस्सलाम वालेकुम. मैं नवाब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने खास, मैंने उनको विनती की, नसीम खान और विश्वजीत भाई को भी मैंने कहा आज का दिन बहुत अहम दिन है हमारे सबके लिए. शंकरराव चौहान साहब की जयंती, बरसी कहते हैं शायद हिंदी में, और जयंती है. उस जयंती के दिन पर हमको आज इसकी इनॉग्रेशन करना है, क्योंकि तकरीबन 5-6 साल से इसकी इनॉग्रेशन बहुत डिले हो गई थी. पिछली सरकार ने न्यू इसकी हम लोगों ने रखी 2014 में, और 14 के बाद में आज आप 21 में है, तकरीबन 6-7 साल निकल गए जब ये बिल्डिंग पूरी होकर भी इसका इनॉग्रेशन, इसका ओपनिंग ये पिछली सरकार ने किसी कारण नहीं किया. उस इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पर डिले हो गया.
मैं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, अपनी सरकार आ गई, आपने चुनी हुई सरकार आ गई और इसीलिए महाविकास आघाड़ी की ओर से इसका इनॉग्रेशन आपके मौजूदगी में हमें करते हुए बड़ी खुशी है। और आज ये हॉल जो है और ये बिल्डिंग जो है उर्दू की तालीम के लिए, उर्दू के बढ़ावे के लिए, उर्दू लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसार होने के लिए इस बिल्डिंग का, इस इमारत का, इसकी उपयोगिता होनी चाहिए, इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ये इसके पीछे का मकसद है। उर्दू घर जब मैंने आने के बाद, पालक मंत्री दोबारा बनने के बाद में मैंने मीटिंग ली, मैंने इनसे कहा कि भाई ये शादी खाना मत बनाओ इसको, वरना शादी खाना हो जाएगा। तो शादी खाना इसका नहीं बनना है, उसका इस्तेमाल उर्दू के लिए होना चाहिए, उर्दू की लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, उर्दू के लिए आप मुशायरा है, फंक्शंस है, कोई लेक्चर्स है, सेमिनार्स है, उसके लिए होनी चाहिए। और इसका इस्तेमाल अगर सही ढंग से होगा उर्दू के लिए निश्चित तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कलेक्टर से कहा और नवाब भाई से भी मैंने कहा कि इसका एक GR निकालिए और इसमें ज़िला परिषद के टीचर्स हैं, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इन्वॉल्व कीजिए, यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व कीजिए, आपका डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व कीजिए और सबके कंबाइंड एफर्ट से, सबकी मेहनत से उर्दू के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पर यहाँ पर मैं उर्दू टीचर्स हमारी काफ़ी हैं, नांदेड़ ज़िला परिषद में है, कॉरपोरेशन में उर्दू टीचर्स हैं, उनको भी हम यहाँ पर कुछ हद तक उनका इस्तेमाल करके उनको यहाँ पर बच्चों के लिए, उनको तालीम देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए और उर्दू की पढ़ाई करने के लिए भी यहाँ पर निश्चित तौर पर क्लासेस हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने देखा यहाँ पर अच्छी क्लासेस, यहाँ पर उन्होंने पूरे कुर्सियाँ लगी है, ब्लैक बोर्ड्स लगे हुए हैं, अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, रहने के लिए गेस्ट रूम भी बना के रखा है। और आज मैं समझता हूँ मुशायरे का प्रोग्राम हम आने से पहले यहाँ पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर निर्माण हुई है और नवाब भाई ने और हमारी सरकार जब 2014 में थी तब भी महाराष्ट्र के कई ज़िलों में जहाँ पर माइनॉरिटी की ज़्यादा तादाद में लोग हैं, वहाँ पर ये उर्दू घर का कॉन्सेप्ट, ये नागपुर में शायद बना है, यहाँ पर भी है और अन्य जगहों में भी हमने उर्दू घर की वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर उसमें मदद की है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे खुशी है कि हमारी मुखर्जी मैडम, मैं समझता हूँ हमारी जिला परिषद की एक ज़माने में CO हुआ करती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें समझता हूँ सही है ना, मिसेस मुखर्जी यू आर CO ऑफ जिला परिषद हियर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो फ़र्क तो पड़ता है, एक पहली पोस्टिंग का तो आदमी को याद तो रहता है कि मैं भी यहाँ पहली थी, यहाँ पर इसमें कुछ करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मंत्री भी हमारे दोस्त हैं और आप यहाँ की पहली CO है, तो आइंदा आने वाले समय में जितनी मदद चाहिए आपका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हमें देते रहेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ताकि जो लोगों की इच्छाएँ अपेक्षाएँ हैं उनको पूरा करने में पूरी मदद हो जाएगी। आज यहाँ पर कुछ चीज़ों का बयान मैं आपके सामने नवाब भाई करना चाहूँगा। एक तो यहाँ पर हमारे पास में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और हमारी अल्पसंख्यक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमको, लड़कियों का हॉस्टल तो हमारे पास में है, हम चाहते हैं कि लड़कों के लिए भी, जेंट्स के लिए भी यहाँ पर हमारा एक हॉस्टल होना चाहिए नांदेड़ शहर में, जहाँ पर ये प्रोफेशनल कॉलेजेस में और पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी हॉस्टल के ज़रिए लड़कियों के लिए है, मैं समझता हूँ, पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए, अन्य स्टूडेंट्स के लिए निश्चित तौर पर हमें करने की आवश्यकता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए। मैं समझता हूँ कि आपका बजट बहुत कम है, मुझे पता है, आपका बजट 300-350 करोड़ पूरे महाराष्ट्र का है, उसमें काफ़ी ग्रांट्स, ये मैचिंग ग्रांट के तौर पर आपको स्कॉलरशिप्स और अन्य चीज़ों में देना पड़ता है। मेरा यह प्रयास रहेगा, वज़ीर आला से मैं ज़रूर कहूँगा कि हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट कम से 1000 करोड़ रुपए साल को होना चाहिए, ये हमारी दरख्वास्त रहेगी। और वो 1000 करोड़ में से शुरुआत 100 करोड़ नांदेड़ में मिलना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा आपसे है। हम 1000 करोड़ देंगे और बाकी हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो हमारा ये कहना है कि 1000 करोड़ तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि आपको, बात तो ये सही है ना कि बगैर बजट का क्या हो सकता है। तो ये ज़रूर कोशिश रहेगी कि आपके डिपार्टमेंट का बजट बढ़ा के दें
और हमारी ये भी मांग है कि आपके पास ये जो स्किल डेवलपमेंट का भी डिपार्टमेंट आप देखते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के तहत ये कौशल्य विकास का जो सब सेंटर है वो भी नांदेड़ में अगर आप चालू कर देंगे तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर होगा, ताकि क्योंकि ये जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी एक गवर्नमेंट का बहुत ही एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए स्किल डेवलपमेंट ज़रूरत है। माइनॉरिटीज़ में खास करके बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी आपको बहुत ध्यान देकर इसमें अगर हम कुछ कर सकते हैं तो इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर होगा। रहा सवाल उर्दू ज़बान का, मुझे पता है कि उर्दू में तो हम लोग तो यहाँ आके मैंने उर्दू सीखी है, मतलब लिखना पढ़ना तो जानते नहीं हम लोग, तो उर्दू पेपर बताएंगे तो आगे कैसे लिखना पता नहीं हमको, पर उर्दू यहाँ आने के बाद में इन सब गलियों में घूम घूम के हमें सब इन लोगों ने सिखा दिया उर्दू कैसे बोलना है। तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, जैसे विश्वजीत कितना बोल रहे थे कि मेहमान खुशखुशी की बगैर मेहमान खुदकुशी हो जाता है कभी कभी, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उर्दू इतनी मीठी ज़बान है, उस ज़बान में एक मिठास है, और उर्दू हम चाहते कि मेरे खुद वालिद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जिन्होंने उर्दू लिखा पढ़ा, वो पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे, और उर्दू के बहुत अच्छे, उनको उर्दू एकेडमी का जिक्र हुआ। बात तो सही है कि उनके ज़माने में उर्दू एकेडमी उन्होंने महाराष्ट्र में कायम की। उसका मतलब ये था उर्दू ने उर्दू एकेडमी, सिंधी एकेडमी, ये सब एकेडमी जितनी बनी है महाराष्ट्र में, शंकरराव चौहान साहब जब राज्य के वजीर आला थे उनके ज़माने में उन्होंने इस एकेडमीज़ को शुरू किया ताकि वो लैंग्वेजेस, महाराष्ट्र का कल्चर ये बरकरार रहे, और उर्दू की खास करके उनको बहुत लगाव था, इसलिए उर्दू के लिए आप सबकी जो इच्छा है उसके अनुसार उन्होंने उर्दू के बारे में उनके ज़माने में बहुत कुछ काम किया है। तो उर्दू एक हमारे लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जज्बाती बात है, हमारा लगाव है। हम समझते हैं कि इसके लिए भी जो भी करना है आने वाले समय में हमको कोशिश करनी होगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि नवाब भाई के कोशिश से और उनकी मेहनत से, हमारे दोस्त हैं, पहले से ही हमारी उनसे एक अच्छा संबंध रहा है, और महाविकास आघाड़ी में एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास है। तो मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में आज हमारे पास कई डिमांड्स आती है, जैसे मन का शादी खाने की डिमांड है, आपकी कब्रिस्तान की डिमांड्स है कि कंपाउंड वॉल बनाओ, कुछ ना कुछ इतनी सारी, मैं समझता हूँ हमारे MLAs बड़े पैमाने पर आते रहते हैं और डिमांड है उनकी भी। हमारी ये सब जो चीज़ें माइनॉरिटी से संबंधित है, पैसे की आवश्यकता है, तो कुछ हद तक DPDC से मैं पैसे देते रहता हूँ ताकि वहाँ से इसका जो भी ज़रूरत है वो पूरी कर सके। पर DPDC के पैसे पूरे नहीं होते हैं, मैं समझ रहा हूँ, और नवाब भाई भी मुझे बोल रहे थे पैसे की प्रॉब्लम है, जिसके वजह से जितनी आवश्यकता है उतना हम कर नहीं पाते हैं। तो इनकी बात सही है, हम कोशिश करेंगे इनकी डिमांड, बजट जो है उसकी रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सके। और ख़ास करके नसीम भाई, हम लोग फ़्लाइट से साथ में आए तो मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा दिलीप कुमार जी, जिनको पूरा उसका ओरिजिनल नाम जिनका यूसुफ खान था, यूसुफ खान जी, दिलीप कुमार जी, जो शंकरराव चौहान साहब से बहुत करीबी संबंध थे, उनका एक पहचान थी और बहुत पुराने ज़माने से उनका एक अच्छा करीबी रिश्ता था। तो मरहूम दिलीप कुमार जी आज नहीं रहे, और उनके नाम से इस उर्दू घर का नामकरण किया जाए, ये यहाँ पर बात नसीम भाई ने की, मैं उसकी तायद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ैसला निश्चित तौर पर हमारे नवाब भाई करेंगे, ताकि हमेशा दिलीप कुमार जी की याददाश्त, मैं सब महाराष्ट्र में पहला ये फैसला होगा कि दिलीप कुमार जी के नाम से कोई चीज़ बने। बहुत एक पुराने एक्टर थे और बहुत लगाव था, और नांदेड़ में भी एक ज़माने में आना जाना उनका था, आके भी गए 2-3 बार फंक्शन में भी चौहान साहब के साथ में वो आए थे। तो ये मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत अहम बात है। तो जैसे मैंने यहाँ कहा कि इस हॉल को कलेक्टर से मैं ये कहूँगा, इसको ऐसे जो दिख रहा है, इतना शानदार दिख रहा है, वैसा 10-20 साल तो दिखना ही चाहिए। तो इसकी मरम्मत, इसको देख रेख, इसकी जो खर्चा करना है, इसको अच्छा खूबसूरत दिखे, हमेशा के लिए एक मेंटेन रहे, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रहना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसमें चाहे फिर वो मुशायरा हो, कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, ड्रामाज हो, फंक्शंस हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। मैं तो कहूँगा इमरान प्रताप गढ़ी भी हमारे आजकल AICC ने उनको माइनॉरिटी का इम्पोर्टेंट, उनको अध्यक्ष सदर बनाया है। इमरान भाई भी नांदेड़ बड़े मशहूर
कवि हमारे हैं और उनका भी उनके लिए बहुत इज्जत मराठवाड़े में, उनको भी कोई बुला के उनके लिए हॉल छोटा पड़ेगा ही, उनको तो भारी पड़ता है, उनको जब आते 10-20 हज़ार लोग तो ऐसे ही इकट्ठा इमरान भाई को सुनने के लिए आ जाते हैं। तो नांदेड़ में एक अलग कल्चर है। नांदेड़ में हमारा ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला ही नहीं है। मैं 9 भाई से कह रहा था कि नांदेड़ ऐसी हमारा मुल्क है, हमारा ऐसी जगह, हमारा घर है जिसमें हमारा रिश्ता जो है वो एक पारिवारिक रिश्ता है, आज से नहीं है, 50 साल से ये रिश्ता हमारे लोगों से है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, इसमें कोई अलग भूमिका नहीं है। एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग साथ दिया एक दूसरे के, और हमेशा मिलजुल के हम लोगों ने इस शहर के विकास और तरक्की के लिए हम लोग हमेशा प्रयास हमारा हमेशा रहा है। और काफ़ी मेहनत है इन लोगों की, काफ़ी लगाव है, और एक बार ज़बान पक्की जब देते हैं तो ज़बान पक्की करते हैं, उसमें फ़र्क नहीं रहता। तो ये पूरा हमारा इलाका जो है, अभी यहाँ का ईदगाह भी मैं डेवलपमेंट के लिए मैंने कलेक्टर से कहा कि हमारी ये जो ईदगाह, सबसे बड़ी ईदगाह तो यहाँ पर है। तकरीबन ईद के दिन मैं समझता हूँ 1,00,000 लोग तो वहाँ इकट्ठा होते नमाज पढ़ने के लिए। तो जगह अभी भी कम पड़ रही है वहाँ पर, उसकी डेवलपमेंट करने का एक प्रोग्राम मैंने सोचा है। मैंने कलेक्टर से भी इसके बारे में डिस्कस किया है, और ये हमारी ईदगाह के डेवलपमेंट के लिए भी, सिर्फ यही की नहीं, नांदेड़ ज़िले में जितने अलग अलग जगह पर ईदगाह है उसको थोड़ा ठीक से ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है। और जितना पैसा मैं DPDC की ओर से या फंड से दे सकता हूँ वो देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे खुशी है आज ये बहुत एक शानदार जगह यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। मैं तो पहले भी आके देख कर गया था, पर बहुत ही बेहतरीन जगह है। इसको ठीक रखें, इसको मेंटेन रखें, और इसको कृपया मुफ्त में मत दीजिए। कोई मुफ्त की चीज़ चलती नहीं है, फीस लगाइए। जो भी इस्तेमाल करेगा फीस भरेगा, फीस भर के इसकी जो भी डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, उस फीस से निकलनी चाहिए, वरना मुफ्त की कोई वैल्यू रहती नहीं आजकल। तो मुफ्त नहीं देना है, उसको थोड़ा बहुत जो भी रीजनेबल चार्जेस है वो लगाए, ताकि लोग प्रोग्राम फंक्शन जब करें तो चार्जेस भरें, इसका इस्तेमाल करें। बच्चों की लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जिलाधिकारी साहब ने कुछ बुक्स मंगाई है, मेरे ख्याल से आ नहीं गई है, मतलब हाँ 700 किताबें, उर्दू की किताबें यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। लाइब्रेरी, बेहतरीन लाइब्रेरी बने रखे, लाइब्रेरी की भी अपॉइंटमेंट उन्होंने कुछ की है, और बाकी स्टाफ भी थोड़ा बहुत जो भी आवश्यकता है वो ज़रूर रहेगा। और इस वास्तु को, इस बिल्डिंग को हमेशा अच्छी सूरत में रखकर इसका इस्तेमाल जिस काम के लिए बनाया हुआ है, यहाँ से अच्छे ट्रेन होकर स्टूडेंट्स जाएं, अच्छे फंक्शंस यहाँ पर हो, हमेशा यहाँ पर कोई अच्छी एक्टिविटी हो, ये हमारी अपेक्षा एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से है। और खुद मेरा व्यक्तिगत ध्यान भी इस वास्तु पे निश्चित तौर पर रहेगा, ये मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा। फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहेब. आदरणीय साहेबांनी मौलिक विचार या ठिकाणी प्रकट केले आणि नांदेडला आपला परिवार समजून नांदेडचा विकास साहेब सातत्याने करत आहेत. यानंतर अध्यक्षीय समारोप करण्यासाठी राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आदरणीय नवाब मलिक साहेब. नांदेड़ उर्दू घर के इफ्तिताह के मेहमान खुसूसी जिनके हाथों से इफ्तिताह किया गया वो महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला PWD मिनिस्टर, नांदेड़ के निगरा वजीर आली जनाब अशोक चौहान साहब, अकलीती उमूर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट विश्वजीत कदम जी, साबिक मिनिस्टर नसीम खान साहब, हम्बर्डे साहब, इस शहर की मेयर साहिबा, हमारी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी जयश्री मुखर्जी, कलेक्टर साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेहमान और आज के इफ्तिताह के प्रोग्राम में आए हुए तमाम भाई और बहनें,
आज एक हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत जो इस मुल्क के वजीर दाखिला रहे, वजीर दफा रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, महाराष्ट्र के वजीर आला भी रहे, उनकी यौम पैदाइश का जश्न भी आज पूरी तरह से हम मनाने का काम कर रहे हैं। और जब हुकूमत महाराष्ट्र में बनी और अकलेती उम्र मेरे पास जिम्मेदारी देने के बाद अशोक राव जी की हमेशा ये कोशिश रही कि जो उर्दू घर की तामीर पूरी हो चुकी है, जो 2014 में जिसका संग बुनियाद रखा गया, उसे जल्द से जल्द उसका इफ्तिताह किया जाए। हम लोग मार्च महीने में इसका इफ्तिताह करने वाले थे। 22 मार्च को कोविड लग गया और हर बार ये कोशिश होती थी कि जल्द से जल्द नांदेड़ के उर्दू घर का इफ्तिताह किया जाए। और मुझे लगता है अशोक राव जी वक्त मुतय्यन था, तय था, और शंकर राव जी के यौम पैदाइश का दिन मुकर्रर हुआ और आज हम लोगों ने इफ्तिताह करने का काम किया है। हम लोग जहाज में आ रहे थे, आपने चर्चा की कि इस उर्दू घर का नाम इस मुल्क के अजीब शान फनकार मरहूम दिलीप कुमार साहब के नाम से मंसूब करना चाहिए। नसीम खान साहब ने वो मांग रखी, आपने उसकी तायीद कर दी, तो मुझे लगता है कि नाम मंसूब करना ये हमारा फ़र्ज़ है और हम उसको मंसूब करने का काम करेंगे। उर्दू के लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो दीगर कौमों के लोग यहाँ पर हैं, उनको समझना पड़ेगा कि उर्दू ज़ुबान, उर्दू का मतलब होता है लश्कर, फौज, और उर्दू ज़बान दुनिया के किसी कोने से हिंदुस्तान में नहीं आई। इस मुल्क के अंदर बहुत सारी कौमें आईं, संस्कृत बोलने वाले लोग इस मुल्क में रहे, अरबी बोलने वाले इस मुल्क में आए, फारसी बोलने वाले इस मुल्क में आए, और दुनिया की बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले कबीले, हुक्मरान इस मुल्क में आए, और आम बोलचाल से जो एक नई ज़ुबान पैदा हुई, जो नई भाषा बनी, उसी का नाम उर्दू है और इसे लश्करी ज़बान के नाम से लोग जानते हैं। और ये भी बात सच है कि उर्दू पहली बार अगर किसी सरजमी पे लिखी गई तो दक्कन की सरजमी पे लिखी गई, और पहली बार उसको पहचान इसी दक्कन में देने का काम किया, यही सच्चाई है। हाँ, उर्दू के इब्तिदा में दक्कनी असरात उस पर थे। हैदराबाद और उसके अतराफ़ का जो इलाका था, निज़ाम का इलाका, उसका कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा असर था। लेकिन लश्करी ज़बान होने के बाद हुक्मरानों ने पूरे मुल्क में उसे फैलाया और इस मुल्क की ज़ुबान बन गई, और नफीस दिल्ली से होकर लखनऊ पहुंच गई और उसमें नफासत आ गई। लेकिन लोगों को ये लगता होगा कि इस मुल्क के अंदर ये ज़बान कहीं से आई है। हमें लगता है वो सरासर गलत है। ज़बानें एक ही है। जिसे देवनागरी लिपि में लिख दिया गया वो हिंदी बन गई, और जिसे पर्शियन लिपि में लिख दिया गया वो उर्दू बन गई। दोनों ज़बान एक है, लिखावट अलग है, पर आम बोल जाने की ज़बान को ही उर्दू कहा जाता है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र एक ऐसी सरजमी है जो उर्दू के लिए सबसे जरखेज़ जमी है। आज हिंदुस्तान के अंदर बोले पढ़ने जाने वाली हिंदी के बाद सबसे दूसरे नंबर की ज़बान उर्दू है, और महाराष्ट्र में भी मराठी के बाद बोलने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का जो भी एक जरिया है वो महाराष्ट्र की सरजमी पे भी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, अगर उर्दू स्कूल किसी सरजमी पे होंगे तो महाराष्ट्र की सरजमी पे है, वो भी सरकारी मदद के साथ इस महाराष्ट्र की सरजमी पे चलते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस ज़बान को हम पढ़ाते हैं, जिस ज़बान से हम बहुत सारे तालिब इल्म पैदा करने का काम करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ करने की भी जिम्मेदारी हुकूमत संभाले।
बार बार एक जिस शहर में जाता हूँ एक कागज़ मिल जाता है कि उर्दू एकेडमी का गठन कब करोगे, लेकिन 3 पार्टी की सरकार है, जब तक इत्तेफाक राय नहीं बनती तब तक एकेडमी नहीं बनती। लेकिन अशोक राव जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उर्दू एकेडमी बने तो उस पर सियासी लोगों को नाफिज करने का हम काम ना करें। जो उर्दू अदब से जो मुंसलिक हैं ऐसे ही लोगों को हम बैठ कर तय करें ताकि उर्दू का काम महाराज की सरजमी से अच्छा होता है। साथ ही साथ उर्दू घर का आज इफ्तिताह किया गया। हमारे गांव में एक उर्दू घर बनकर तैयार है, एक कल्चरल सेंटर के नाम से इमारत वहाँ पे नागपुर में भी तैयार है। हमारी सेक्रेटरी साहिबा ने उसका पूरी तरह से किस तरह से सेटअप होगा उसका जीआर निकाल कर देने का काम किया। जैसा कि हम लोगों ने आपने मंत्रालय में मीटिंग में कहा था कि उर्दू घर ये शादी खाना ना बन जाए, इसको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, तो शादियाँ यहीं हो नहीं पाएगी, ऐसा आदेश हम लोगों ने जारी करने का काम किया है। एक अच्छा इदारत की तरह ये बनाया गया उर्दू घर है। एक अच्छा सा कल्चरल हॉल है, यहाँ पे मुशायरे हो, ड्रामा हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, और सिर्फ ड्रामा उर्दू ज़ुबान का नहीं, अगर मराठी के ड्रामे भी होते हैं तो इस हॉल का इस्तेमाल हो ताकि ज़बानों का आदान प्रदान हो। हमारा उर्दू मीडियम के बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग मराठी पढ़ाने के प्रोग्राम बनाने का काम किया है। अगर यहाँ से मराठी लैंग्वेज को भी सिखाने का प्रोग्राम हो सकेगा तो पूरी तरह से यहाँ से हम लोग जारी करने का काम करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं ग्रेजुएट नहीं हो पाते, आधे में तालीम छोड़ देते हैं। मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है वो पूरे मुल्क के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए ग्रेजुएशन के कोर्सेज चलाती है। उसका भी सेंटर यहाँ बने ताकि यहाँ पे जिन लोगों ने गरीबी की वजह से 10वीं पास करके छोड़ दिया उनको भी ग्रेजुएशन पैसा मिले। पूरी तरह से हम लोग जिम्मेदारी लेके वो काम करेंगे। यहाँ पे डिमांड आई कि यहाँ पे अलग अलग तरह की क्लासेस चलनी चाहिए। जो भी कलेक्टर साहब हैं, यहाँ की कमेटी के लोग हैं, तय करेंगे वो यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। हम लोग उसमें कोई मुदाखलत करने का काम नहीं करेंगे। अशोक राव जी ने कहा कि स्किल को लेके भी कुछ काम होना चाहिए। आपके डीपीडीसी में हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3% स्किलिंग के लिए कंपलसरी वो पूरा प्रोविजन करके रखा है। आपके पास अपना फंड है। यहाँ पे जो क्लासरूम है अगर उसको स्किल सेंटर करके रजिस्टर करोगे और यहाँ स्किल सेंटर के जरिए भी अगर शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला के लोगों को स्किल करके रोजगार देने का भी कोई कार्यक्रम चलाना चाहते हैं तो ये उर्दू घर की कमेटी प्रस्तावित करे और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास है, उसको भी हम ट्रेनिंग सेंटर की मंजूरी देने का काम करेंगे। हम लोग वादा करने का काम करेंगे। आज यहाँ पे आज यानी दिलीप कुमार साहब का यहाँ पे नाम रखने का प्रस्ताव रखा गया। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एक बहुत मारूफ शख्सियत थी, एक फनकार थे, इसलिए उसके नाम रखने का प्रस्ताव यहाँ पर आया। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिलीप साहब की भी इब्तिदाई तालीम ये उर्दू मीडियम अंजुमन इस्लाम ड्यूटी से भी मिली हो सकता है। और जिस स्कूल के तालिब इल्म वो थे, मेरी खुशनसीबी है कि बचपना मेरा भी उसी स्कूल से, मैं भी 11वीं का इम्तिहान पास करके अंजुमन इस्लाम से हम लोगों ने मैट्रिक करने का काम किया। अगर वो दिलीप कुमार का नाम इस उर्दू घर को दिया जा रहा है तो उर्दू की एक मायनाज शख्सियत भी दिलीप कुमार साहब थे। सिर्फ उर्दू ज़बान पे ही उनका पूरा इख्तियार नहीं था, वो दुनिया की बहुत सारी ज़बानें, वो पर्शियन बोलते थे, वो अंग्रेजी में महारत रखते थे, हिंदी में महारत रखते थे, तमिल भी जानते थे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उनके जरिए लोगों के सामने आई हैं। एक फनकार वो थे। आज यहाँ पे किरदार एकेडमी के हमारे इकबाल नियाजी साहब है जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोग्राम रखने का काम किया। उर्दू के बड़े फनकार हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उर्दू एकेडमी जब कायम में आएगी तो उर्दू घरों का इस्तेमाल उर्दू एकेडमी के इन्वॉल्वमेंट से भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मांग की गई कि 1000 करोड़ रुपए का बजट करने का काम किया जाए और आपने मांग रखी कि यहाँ पे एक लड़कियों का तो हॉस्टल है लेकिन लड़कों का भी हॉस्टल बने, पॉलिसी नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द पॉलिसी कैबिनेट के सामने लाकर नांदेड़ में एक लड़कों का भी हॉस्टल बनाने का
बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हुई। पिछली कैबिनेट में अशोक राव जी थे, आज भी कैबिनेट है, हम लोग जा नहीं पाए। लेकिन हॉस्टल नसीम भाई बनाने की पॉलिसी तो बनी, लेकिन हॉस्टल में लोग रहते नहीं थे, लड़कियां रहती नहीं थी, ये सच्चाई थी। ये लड़कों के हॉस्टल जो हमारा PMGVK के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है, हमने कुछ लड़कों के भी हॉस्टल बनाए, लेकिन हॉस्टल में बच्चों की तादाद इतने बड़े पैमाने पे नहीं है। बहुत सारे हॉस्टल हैं जहाँ पे 30% 20% लोग थे और पूरा हॉस्टल खाली रहता था, ये सच्चाई है। लेकिन हमने फैसला किया, हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब यहाँ पर है, हमने फैसला किया कि हॉस्टल में जो आमदनी का हमने लिमिट, गांव से आने वाले बच्चों का 1.25 लाख था, शहर में रहने वालों का 2.5 लाख था, हमने सभी बच्चे जिनकी आमदनी परिवार की 8 लाख होगी वो सभी उस हॉस्टल में मुफ्त में रह सकते हैं, इस तरह का फैसला किया। लेकिन सिर्फ वही फैसला करने का काम नहीं किया, अक़लियत को कहीं ना कहीं तालीम से आरास्ता करने का काम करना पड़ेगा, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हुकूमत महाराष्ट्र जो MUA की सरकार है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार, अक़लियतों की तालीमी दर्जा आगे बढ़े, उनका माशरा ठीक हो, ये जिम्मेदारी जब हमने ली तो हम लोगों ने फैसला किया है कि हॉस्टल में रहने वाले, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर महानगर पालिका के हॉस्टल में रहता है तो 35,000 रुपया सालाना उसको खाने का वजीफ़ा देने का काम करेंगे। इस तरह का फैसला हम लोगों ने करने का काम किया। अगर जिले के हॉस्टल में रहता है तो उसको 30,000 रुपये वजीफ़ा लड़की लड़के दोनों को देने का फैसला किया गया। और मुझे लगता है हम लोग नहीं हैं, लेकिन मिनट्स आज कंफर्म हो गई होगी और आज ही सरकार लोगों को बता देगी। और मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद वो गरीब बच्चे जो गाँव से शहरों में आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अगर वजीफ़ा मिलने लगेगा तो उस गरीब बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के मैदान में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत सारी बातें मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जिनकी यौम पैदाइश हम मनाने का काम कर रहे हैं, शंकरराव चौहान साहब का भी उर्दू से गहरा ताल्लुक़ था। जिस तरह से नसीम भाई ने कहा कि आप लोग तो नांदेड़ के लोग हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से तालीम किस तरह से उन्होंने हासिल की। जब भी मेरी मुलाकात बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग तो बचपना हमारा था जब वो बड़े औहदे में फैज थे, लेकिन बाद में जब MLA बने कभी ना कभी मिलने का मौका मिला। लेकिन उर्दू अदब क्या है, उर्दू बोलने वालों की तहजीब क्या है, जिस तरह से मुंबई शहर में या महाराष्ट्र के दीगर इजला में उनके जरिए से बातें पहुँची, इसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। उन्हीं के फैसले से महाराष्ट्र में उर्दू एकेडमी की बुनियाद रखी। हमें लगता है वो आजहानी शंकरराव चौहान साहब उर्दू के फ़रोग़ के लिए सबसे आगे रहे हैं। उनको भी हम लोग खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मुझे लगता है कि दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब एक अजीब शान शख्सियत थी, फनकार थे। प्रोग्राम ख़त्म होने के वक्त एक उनको भी खराज अक़ीदत पेश करने का मैं इकबाल नियाज़ी साहब को बुलाऊँगा कि आप आके उनको खराज अक़ीदत पेश करने का एक प्रस्ताव पेश करें, और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर खामोशी से उनको खराज अक़ीदत पेश करने का काम करेंगे। आगे का प्रोग्राम चलाएं, फिर इकबाल नियाज़ी साहब खराज अक़ीदत का प्रस्ताव रखने का काम करेंगे। अभी सारी दुनिया की मशहूर शख्सियत आली जनाब दिलीप कुमार, जिनका असली नाम यूसुफ खान था, जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं, उनके एजाज़ में 2 मिनट की श्रद्धांजलि खिराज अक़ीदत देने के लिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो खड़े हो जाएं और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करें। आइए। 2 मिनट बैठ जाइए प्लीज़। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जैसा कि हमारे अर्दिल अज़ीज़ नवाब भाई ने कहा, हम उस अजीम शख्सियत को खराज अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं। ये बड़ा मुनासिब मौका है और बहुत ही सही इक़दाम है कि उर्दू घर के इफ्तिताह के मौके पर हम एक अजीम शख्सियत, मुल्क की मायनाज शख्सियत यूसुफ साहब दिलीप कुमार को खराज अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं। हज़रात,
दिलीप साहब का नाम तारीख में, इतिहास में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अदाकार नहीं थे, वो एक अच्छे इंसान थे, वो एक अच्छे खिदमतगार थे, वो अच्छे सोशल वर्कर थे, वो सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। उन्होंने हमेशा मज़हब से ऊपर उठकर तमाम हर धर्म के लोगों का साथ दिया, उनके लिए मदद के दरवाजे हमेशा खुले रखे। आज दिलीप साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। 98 बरस की तवील उम्र उन्होंने पाई और सेंचुरी के लिए सभी लोग दुआ कर रहे थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। लेकिन दिलीप कुमार जैसी शख्सियत बरसों में पैदा होती है, वो नाबकार शख्सियत जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि दिलीप कुमार जैसे लोग जब तक के ज़िंदा रहे, उन्होंने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की, उर्दू की खिदमत की, बल्कि समाजी और सियासी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज यहाँ खराज अक़ीदत हम पेश कर रहे हैं उर्दू घर के इफ्तिताह के मौके पर। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नवाब भाई का, अशोक चौहान साहब का, आरिफ नसीब खान साहब का, कि एक बड़ा फ़ैसला यहाँ पर लिया गया है कि इस हाल को मंसूब किया जाए दिलीप कुमार साहब के एजाज़ में। हम 2 मिनट के लिए उस बड़ी शख्सियत के लिए खड़े रहकर उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी कलेक्टर शरद मंडलिक काय भावना आहे आपली? कुमारजी त्यांच्या बाबतीमध्ये विशेषतः देशामध्ये खूप आदराची भावना आहे। त्यांचं नांदेडशीही संबंध राहिलेला आहे। शंकरराव चव्हाण साहेब असताना नांदेडमध्ये अनेक वेळेस दिलीप कुमारजी घेऊन गेलेले आहेत आणि म्हणून त्यांचं नाव अजरामर होऊन गेलेलं आहे। एवढे वर्ष त्यांनी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं, पण एक त्याचं वैशिष्ट्य होतं त्यांचं उत्तम उर्दू ही त्यांची ते बोलायची आणि हिंदी चांगलं होतं, उर्दूही चांगलं होतं आणि म्हणून त्यांच्या नावाने उर्दूवर व्हावं अशा प्रकारची सर्वांची भावना होती आणि नवाब भाईंनी घोषणा केलेली आहे हे दिलीप कुमार यांच्या नावाने उर्दूवर केलं जाईल। त्याचं आम्ही स्वागत करतो। राजकीय प्रश्न नाना पटोले यांनी आज सोबळाचा नारा वापरलेला आहे। 2014ला आम्ही दाखवून देऊ की काँग्रेस काय असं ते म्हणाले। त्याची काही माहिती नाही आहे, पण मला वाटतं की हा विषय बराचसा महाविकास आघाडी आम्ही सरकार पास पूर्ण करेल आणि कुठल्याही प्रकारचा वादविवाद राहिलेला नाही याच्याविषयी म्हणता मला विषय संपलेला आहे। विषय फारसा अडचणीचा नाही। राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार मला याची माहिती नाही। जिस तरह से आपने अभी एक बहुत अच्छी बात रखी, शाजीखाना नहीं बनाना है और यहाँ पे सभी घर का उद्घाटन हुआ है इस बिल्डिंग का। हमें खुशी है कि 2013-14 में अशोकराव चौहान साहब की सिफारिश पर जब हम अक़लियती उमूर के वज़ीर थे तो यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास उर्दू घर बने, ऐसा हम लोगों ने फैसला किया था। उसकी संग बुनियाद 2014 में डाली गई थी और हम और अशोक चौहान जी, अजहरुद्दीन साहब, हम सारे लोगों ने इसका इफ्तिताह किया था, संग बुनियाद रखी थी। लेकिन 2 साल में बनकर तैयार होने के बावजूद बदकिस्मती बीजेपी की सरकार की कहीं न कहीं तंगनज़री की वजह से इसका इफ्तिताह नहीं हो पाया और आज आखिर में देर आए दुरुस्त है, आज आखिर में इसका इफ्तिताह हुआ और जो जिस मकसद से इसको बनाया गया था
हमें लगता है कि वो मकसद पूरा होगा और उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए, लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा यहाँ पर लोगों को इसका फ़ायदा होगा। सर, आप सभी के मान्यवर जो उपस्थित मौजूद थे आज, उनके उपस्थिति में आज इस उर्दू घर का दिलीप कुमार साहब का नाम, स्वर्गीय नाम देने का ये प्रपोजल प्रस्ताव रखा, इसीलिए हमने हमारी मांग थी कि दिलीप कुमार साहब ने भी हमारे इस मुल्क के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। सिर्फ वो अदाकार या कलाकार ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े सोशल कॉज के लिए हमेशा वो काम करते थे। पूरे मुल्क के लिए, सीमा पे जो जवान रहते हैं, जवानों के लिए बहुत सारा उनका काम रहा है इस मुल्क के लिए, आज़ादी से लेकर आज तक। इसीलिए हम वो भी उर्दू ज़बान में उन्होंने पढ़ाई हासिल की थी और पहला उर्दू घर महाराष्ट्र में जो बना वो उनके नाम पर रखा जाए, ये हमने मुतालबा किया था और सरकार ने आज उसे मंजूरी। अरे भाई, मुस्लिम रिजर्वेशन का इशू चल रहा है, बिल्कुल, हम जो हॉट है जिसम की मांग है, पिछले दिनों ही हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और डिमांड किया है कि 5% जो पिछली कांग्रेस और एनसीपी की हमारी जब सरकार थी, हम वजीर थे, हम लोगों ने दिया था, जिसको मुंबई की हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था, उसको बहाल किया जाए, ये मांग हमने किया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जो कोर्ट का जो मामला आके खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर 50% से ज़्यादा पे जो रोक लगाया है, कहीं ना कहीं ये तमाम सारी चीज़ें हैं, उस पर चर्चा करके, बात करके रिजर्वेशन मुसलमानों को तालीम में और सरकारी नौकरियों में बहाल करने का हम लोग करवाएंगे। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन